और गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेर शेरी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से जबरदस्त से यूपी बिहार एमपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के 2027 में लेकर आपके लिए हाजिर हैं क्लास 12th का भौतिक विज्ञान। एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से एकदम शानदार तरीके से आपको हम क्लास 12th के भौतिक विज्ञान का पोस्टमार्टम करना शुरू करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है भौतिक विज्ञान की, तो एकदम शानदार तरीके से जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। फर्स्ट चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमने केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुकी है, तो केमिस्ट्री भी आप जरूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट उसका बन चुका है। यदि आपके घर के बच्चे 10th में हैं तो उनके लिए भी मैथ का क्लास एकदम रेगुलर चल रहा है, और वहाँ पर तो मैथ 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो वैद्युत आवेश तथा उसके प्रकार के बारे में आज हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर स्थिर वैद्युत की। इन दोनों को मिलाकर बनता है यूनिट नंबर 1। इन दोनों को मिलाकर हमारा यूनिट नंबर 1 बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में वैद्युत धारा। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। उसके बाद यूनिट 3 में आ जाएगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये हमारा यूनिट 3 हो जाएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा यूनिट 4 में आ जाएगा। फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हमारा यूनिट 5 में आ जाएगा। फिर हमारा और किरण आवेश एवं प्रकाश की, ये हमारा आएगा यूनिट 6 में। और तरंग प्रकाश की हमारा यूनिट 7 है। फिर विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा 8, 9, 10, 11। ये जो हमारा तरंग प्रकाश की है, ये दोनों क्या है, इसमें है, यूनिट 7 में है। और ये हमारा परमाणु और नाभिक, ये क्या है, हमारा यूनिट 8 है। और ये हमारा यूनिट 9 है, अर्धचालक एवं। और फिर ये हमारा यूनिट 10 है। 10 यूनिट में हमारा ये हमारा संचार प्रणाली, ये सिर्फ बिहार बोर्ड में के सिलेबस में है। यूपी बोर्ड में आपके 14 चैप्टर ही पढ़ने हैं, 1 से 14 तक आपको यूपी बोर्ड में पढ़ने हैं। तो इन 14 चैप्टर को और जो संचार प्रणाली है, इसको भी हम इन 15 चैप्टर को एकदम बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप लोग शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो कह रहा स्थिर वैद्युत की, जो हमारा स्थिर वैद्युत की है, फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युत की। स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युत की मतलब होता है आवेश, मतलब रुके हुए आवेश के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या होता है, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब वैद्युत आवेश है, इसमें हमारा आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश यानी वैद्युत आवेश। तो आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है। जो वैद्युत आवेश होता है वह गुण होता है जिसके कारण कोई वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इसके कारण वैद्युत आवेश के कारण ही वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश का क्या होता है, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, दोनों उत्पन्न होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा जो ये हमारा पानी है, पानी का बहना भी क्या है, एक गुण है। किसका, आवेश, जैसे हमारा आवेश का प्रवाह होता है तो पानी बहता है, पानी का बहना भी क्या, एक गुण है। फिर ये हमारा ये भी झरना से पानी गिरना, ये भी क्या है, पानी का गुण होता है। आग का जलना भी क्या है, आग का गुण होता है, आग की लपटें चलती रहती हैं।
फिर जो हमारा आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो आवेश की उत्पत्ति बहुत हमारे एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने क्या किया, अंबर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पेड़ के क्या होता है, पेड़ को क्या हल्का सा चीर देते हैं, मतलब उसमें से क्या होता है छोटा छोटा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और धीरे धीरे क्या होता है वो कठोर हो जाता है। तो प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने क्या किया, उन्होंने एम्बर को लिया और उन्होंने ऊन या बिल्ली की खाल पर इसे रगड़ा। ऊन या बिल्ली की खाल पर क्या किया, इसे रगड़ने के बाद एम्बर में एक जादुई शक्ति आ गई। वह क्या किया, कागज के टुकड़ों के पास हमने ले जा रहे हैं या सूखे तिनकों के पास ले जा रहे हैं, सूखी घास की पत्तियों के पास ले जा रहे हैं, धूल के कड़ों के पास ले जा रहे हैं, तो उसे क्या करता है, आकर्षित करने लगा। जब उसे आकर्षित करने लगा, यह किस कारण से हुआ, यह ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि घर्षण के कारण जो ऊन के इलेक्ट्रॉन थे एम्बर में चले गए, तो हमारा एम्बर में क्या हो गया, चले गए, उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एम्बर में चले गए, जिससे एम्बर क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो एम्बर क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित। जब ऋणावेशित हो गया तो किसी भी वस्तु को क्या गया, धनावेशित या उदासीन वस्तु क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो एम्बर से ही क्या हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई है। एम्बर से ही क्या हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई थी। और 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने एम्बर के इस आकर्षण गुण को देखते हुए इस शक्ति को उन्हें क्या किया, इलेक्ट्रिकस यानी इलेक्ट्रिसिटी शब्द की इन्हीं से क्या हुई, इसी से उत्पन्न हुई। तो हमें उम्मीद है ये छोटा सा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सब से हमारा जो इतना चीज पढ़ा है, इसका निष्कर्ष निकलता है कि रगड़ा हुआ एम्बर स्थिर विद्युत और घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति का दुनिया का सबसे पहला दर्ज उदाहरण है। मतलब आवेश की उत्पत्ति का सबसे पहला उदाहरण यही है, और इसके बारे में बहुत सारे उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आवेश का उदाहरण जो हमारा क्या है, कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा क्या है, यह उदासीन है। जो हमारा यहाँ पर कागज का टुकड़ा है क्या है, ये उदासीन है। कागज का टुकड़ा क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज या आवेश नहीं है। कागज के टुकड़े पर क्या है, कोई आवेश नहीं है, यानी नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है। इस कागज के टुकड़े पर क्या है, नेट चार्ज 0 है। जो हमारा जबकि कंघा है क्या है, ये हमारा कंघा ऋणावेशित है। जब कंघा ऋणावेशित है तो क्या करते हैं, कागज के टुकड़े के पास हम बालों से क्या करते हैं, कंघे को क्या करते हैं, बालों से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कंघे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब कंघों पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो कंघा क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है बालों से रगड़ने पर। तो क्या होगा, यह कागज को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। तो ऋणावेशित क्यों होता है, अभी हम आगे जानेंगे। यदि हम क्या करते हैं, एक गुब्बारे को लेकर क्या बालों से अपने रगड़ देते हैं, बालों से रगड़ कर हम क्या करते हैं, ये पानी की टोटी, हमारे पानी की टोटी है, टोटी के पास ले जाते हैं, तो क्या करता है, पानी को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, बालों से रगड़कर, ये जो हमारा गुब्बारा है, बालों से रगड़कर हम गुब्बारे को, एनिमेशन चल नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, तो बालों को से रगड़ कर क्या करते हैं, हम एक इसके, ये जो हमारा बॉटल है ठंडे की, इसके पास ले जाते हैं, बालों से रगड़ कर गुब्बारे को ले जाते हैं, तो क्या करता है, इसको भी खींचने लगता है। और जो हमारा गुब्बारा होता है क्या होता है, ऋणावेशित, गुब्बारे पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जब बालों से हम जो भी चीज रगड़ते हैं क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं। तो हमारा ये हमारा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो इसमें जो हमारा एक कॉटन है, कॉटन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कॉटन से ऊपर जो भी है वो क्या होती हैं, धनावेशित प्रकृति, क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और इसके नीचे की जो भी आती हैं प्लास्टिक की चीजें, यहाँ पर प्लास्टिक है ना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, निगेटिव चार्ज। तो इसलिए क्या होता है, जो कंघी होता है क्या इसके नीचे वाले में आता है, तो इसे हम रगड़ते हैं बालों से, क्या होता है, तो वह निगेटिव, उस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आ जाते हैं। अब जानते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो आवेश के प्रकार, आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
तो आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्यों उत्पन्न होता है? धन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। जो धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या होगी? द्रव्यमान की कमी, और द्रव्यमान की कमी के कारण क्या होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी द्रव्यमान की अधिकता के कारण क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकृति के जो भी आवेश हैं उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब विपरीत प्रकृति के, अब समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और ये जो हमारे विपरीत प्रकृति के आवेश हैं इनके बीच क्या होगा? आकर्षण। इनके बीच क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण। और ये विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो समान प्रकृति के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और जब विपरीत प्रकृति के होंगे, एक धनावेश एक ऋण आवेश, तो क्या होगा? उनके बीच आकर्षण का गुण होता है। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय होते हैं, एक विजातीय आवेश। तो किन्हें सजातीय कहेंगे, किन्हें? तो समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं और इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। जैसे धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ऋणावेश ऋणावेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो लिख सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, को सजातीय आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच क्या होता है? इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो समान प्रकृति के आवेशों को कहते हैं हम सजातीय आवेश कहते हैं और इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर अगला है हमारा विजातीय आवेश। ये धनावेश ऋणावेश या ऋणावेश या धनावेश दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल। तो कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों को क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आवेश की मात्रक, आवेश का कुछ मात्रक होगा। तो आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं और इसकी बीमा होती है क्या?
तो हमारा धारा, जो हमारा विद्युत धारा होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। जो हमारा विद्युत धारा होता है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को कहते हैं आवेश बटे समय। तो अब यहाँ से हम आवेश का मान निकालेंगे। तो आवेश हो जाएगा धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। या तो हम आवेश को लिख सकते हैं ऐसे, हम या तो आवेश को यहाँ से लिख सकते हैं आवेश यानी Q बराबर होता है I T। धारा का मात्रक होता है, इसकी बीमा निकालेंगे, बीमा। आवेश की बीमा हो जाएगी कितनी, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड यानी AT, यानी हो जाएगा इसकी बीमा AT। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है क्या, स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम और इसे फ्रैंकलिन भी कहते हैं। स्टेट कूलाम को ही क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अब कर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, जो आवेश है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन, सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है और एक कूलाम 3.2 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नोट में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और जो प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और जो अल्फा कण का आवेश होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 2 × 1.6 × 10⁻−19 यानी 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻−27 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होता है 1.67 × 10⁻−27 kg। जो इलेक्ट्रॉन है मूल आवेश है। जो ई होता है क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन आवेश कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन आवेश। मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब करा मूल आवेश होता क्या है। तो अब मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान को ही मूल आवेश कहते हैं। कोई आवेश है या किसी भी आवेशित वस्तु पर जो सबसे कम आवेश होगा वही क्या कहेगा, मूल आवेश कहलाएगा। फिर लिख सकते हैं किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम, किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान को
मूल आवेश कहते हैं, मान को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। या इसे दूसरे पदों में लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही मूल आवेश कहते हैं, यानी E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। तो ये क्या है? मूल आवेश है, न्यूनतम मान है। अब फिर जानते हैं आगे। कह रहा वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। तो जो वैद्युत आवेश होते हैं इनके कुछ मूलभूत गुण होते हैं, जैसे आवेशों की योज्यता, फिर है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का संरक्षण, फिर तीसरा है आवेश का क्वांटीकरण। जो आवेश के मूलभूत गुण हैं वो क्या है? आवेश की योज्यता, आवेश का संरक्षण। इन सब के बारे में धीरे धीरे भी सब, आवेश की योज्यता क्या होती है, आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आवेश की योज्यता को देखते हैं। तो आवेश की योज्यता होती क्या है? किसी भी निकाय में, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई निकाय है, इस पर क्या है, कई सारे आवेश हैं, प्लस Q है, माइनस Q है, Q1 है, प्लस Q1, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4 या माइनस Q5। तो किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी, लिख सकते हैं, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का, किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे हमारा Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस Q1 है, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4, माइनस Q5। मतलब क्या करेंगे, सभी का हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है सबका हम उसके चिन्ह के साथ लेते हैं, वही क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। मतलब बीजगणितीय योग क्या होगा, बराबर होगा। तो बढ़ते हैं फिर आगे। फिर कह रहा आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण कैसे करेंगे? तो आवेश का संरक्षण होता क्या है? तो आवेश का संरक्षण क्या होता है? तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो लिख सकते हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो
नष्ट किया जा सकता है या किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, या तो न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, पर स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अब जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो एक आपके लिए होमवर्क है, इसे ध्यान रखिएगा। धनावेशों के बीच आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है कि दोनों होता है, इनमें कौन सा होता है? जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। बस इतना ही हो गया। तो हमने आज आवेशों के क्वांटीकरण के बारे में हमने शानदार तरीके से पढ़ लिया है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, आवेशों के संरक्षण तक ही। अगर यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हमें कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, क्योंकि ये हमारा अगले लेक्चर में हम आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम, इसके बारे में डिटेल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9839254616। इसमें हाई लिखकर भेजिएगा और बोलिएगा 12th के टेलीग्राम ग्रुप से हमें जुड़ना है, तो आपको उस ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको वहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन वहाँ पर भेजकर आप अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।